भिवानी की मनीषा के साथ आखिर क्या हुआ? ये हत्या है या आत्महत्या? आखिर मनीषा की मौत की असली वजह क्या है? यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। रोजाना की तरह उस दिन भी मनीषा बच्चों को पढ़ाने गई थी, लेकिन उस दिन वह घर से स्कूल के लिए निकली और कभी वापस नहीं आई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम तहकीकात जारी है। आज हम आपको हरियाणा की बेटी मनीषा के कत्ल का चौंकाने वाला सच बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भवानी के मनीषा प्रकरण की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर उस दिन मनीषा के साथ क्या हुआ था, आज हम आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे। मनीषा के घर से स्कूल जाने, उसके अचानक लापता होने और फिर उसका कत्ल होने की पूरी तहकीकात। हमारी तहकीकात के बाद जो मामला प्रकाश में आया वह बहुत ही चौंकाने वाला है। आज मनीषा की दर्दनाक हत्या की कहानी को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनिए। यह कत्ल किसी एक समाज या धर्म की बेटी का नहीं हुआ, यह कत्ल देश की बेटी का हुआ था। यदि आप चाहते हैं कि मनीषा और उसके परिवार को न्याय मिले तो आज हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की है। भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है डाड़ी लक्ष्मण। यहीं की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। उम्र रही होगी तकरीबन 19 से 20 वर्ष। बड़ी ही सीधी सादी, अपने घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। अभी कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। पास ही के गांव सिंघानी में एक प्ले स्कूल है, उसी स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ध्यान रखती और शाम को स्कूल बंद हो जाने पर वापस आ जाती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन अलग ही था। उस दिन सुबह रोज की तरह स्कूल गई, सब कुछ सामान्य था। मनीषा ने सुबह लगभग 11:30 पर अपने पिता संजय को फोन किया और बोली, पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात यहीं खत्म हो जाती है। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी की आखिरी लंबी बातचीत साबित हो सकती है। कुछ देर बाद मनीषा का फोन घर पर आता है। इस बार फोन उसकी मौसी उठाती है। मौसी पूछती है, क्या हुआ बेटा मनीषा? मनीषा बोली, मौसी जी मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लेना। मौसी थोड़ी व्यस्त थी, बोली, अरे बेटा हम तो काम में व्यस्त हैं, एक काम करना, अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आकर सीधे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी जी। मनीषा मुस्कुराकर फोन काट देती है। उसके बाद वह फिर से अपने स्कूल के कामों में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी होती है। स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर से वह लड़की कहती है, भैया मुझे ना बस यहीं पास में जाना है, करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक आइडियल कॉलेज है, वहां से मुझे बीएससी नर्सिंग होम का फॉर्म लेना है, आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आती हूँ। उसने कहा, ठीक है बहन जी, और फिर वह गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के करीब 6:26 का समय था। उसके पिता संजय के फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। बेटी की मिस्ड कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, मगर उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर के सभी लोग सोचने लगे, आखिर बेटी इतनी देर क्यों कर रही है, वह तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था उसका। परिवार वालों ने आपस में चर्चा की कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने मन बनाया, जितनी जल्दी हो सके मुझे वहीं जाकर देखना होगा। तभी पिता संजय तुरंत सिंघाने की तरफ निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले उसके प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की, जहां उनकी बेटी काम करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची, आपको कुछ जानकारी है कि वह कहाँ गई थी? लेकिन किसी को ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता और बढ़ी तो संजय ने 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में एसआई अनमोल, कांस्टेबल पवन और सिपाही धर्मेंद्र मौजूद थे। अब उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाश शुरू करेगी, लेकिन उनके रवैये ने संजय का दिल तोड़ दिया। बातचीत में उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बात कही कि कहीं तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग तो नहीं गई।
जब संजय ने यह बात सुनी तो वह बहुत गुस्से में आ गए। सबने सोचा कि सुबह जाकर देखेंगे, फिर भी रात में जितना हो सकता था उन्होंने खुद अपनी तरफ से मनीषा को खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरकार रात के लगभग 10 बज गए। तब तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए, नजदीकी लोहारू पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर फिर रिपोर्ट दर्ज कराओ। संजय ने अपने पिता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तो रात बहुत हो गई है, क्यों ना सुबह चलें। फिर भी रात में जितना हो सकता था उन्होंने अपने एक दो साथी के साथ मनीषा को ढूंढा। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 पर संजय सिंह अपने परिवार के कुछ लोगों, अपने साथियों के साथ लोहारू थाने पहुंच गए। पुलिस को बताया कि बेटी लापता है। यह सुनकर भी पुलिस ने उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। संजय ने बताया कि कल उनकी बेटी मनीषा रोजाना की तरह स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। यह सुनकर भी पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई, कब पूरा दिन निकल गया, कब रात के 7 बज गए, किसी को पता ही नहीं चला। संजय को बस थाने में इधर से उधर चक्कर कटवाए जा रहे थे। आखिरकार रात को रिपोर्ट दर्ज की गई। एसएचओ अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर शकुंतला को दी गई। लेकिन अफसोस, जितनी शिद्दत और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी गंभीरता से जांच नहीं की गई। हद तो तब हो गई जब थाने के अंदर ही बातें होने लगी। किसी से शादी कर ली होगी, उसी के साथ चली गई होगी, कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, वापस आ जाएगी। यह सब सुनकर पिता का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और यही लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई होगी या किसी से शादी कर ली गई होगी। क्या हर बेटी ऐसी ही होती है? यह सवाल उसके दिल को चीरने लगे। पिता संजय खुद कॉलेज गए, स्कूल गए, सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन डांट दिया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से बस इतना कहा गया, दिखा देंगे जब पुलिस के बड़े अधिकारी आएंगे। इस तरह की बातें सुनकर वह और निराश हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। पुलिस चाहती लोकेशन ट्रेस कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 13 अगस्त 2025 को पुलिस को गांव सिंघानी के लोगों ने सूचना दी कि सिंघानी की नहर के पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी मिली। तब पुलिस हरकत में आई। जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला ने संजय को फोन किया और कहा, संजय आपको तुरंत आना होगा, हमने एक बॉडी पाई है, जरा देख लीजिए कहीं यह आपकी बेटी तो नहीं। यह सुनकर संजय के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा परिवार बुरी तरह रोने लगा। संजय व उसके परिवार के लोग घटना स्थल पहुंचे। संजय ने शव को देखा तो दहाड़े मारकर रोने लगा। बोला, यही मेरी बेटी है। किसी ने मनीषा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, भोजन और सांस की नली बाहर खींची हुई थी। उसकी गर्दन पर गहरा जख्म था। बेटी की लाश देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ बढ़ती चली गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की जान की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री की या विधायक की या किसी बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस ऐसे ही लापरवाही करती? लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। धरना प्रदर्शन शुरू हुए। पूरे इलाके में मनीषा को न्याय की मांग की आवाजें उठने लगी। 14 तारीख के बाद जब मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी, लेकिन घर वालों ने साफ मना कर दिया, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया कि हत्यारे पकड़ो, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। कई घंटे रोड जाम कर दिए गए। स्कूल, कॉलेज बंद, दुकान बंद, बाजार, हर जगह बस एक ही गुस्सा था, मनीषा को इंसाफ दिलाने का। इस दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार की नींद टूट गई। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े बड़े अफसर सब मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने लगे कि जांच पूरी ईमानदारी से होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उसी वक्त एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया।
अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। शकुंतला जो इस केस को लापरवाही से देख रही थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह पीसीआर पर मौजूद एसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और सिपाही धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था कि ट्रांसफर कर दोगे फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे बाद में बहाल हो जाएगा, लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर पहले ही ईमानदारी से काम होता तो शायद मनीषा आज उनके बीच में जिंदा होती। इस गुस्से की लपट झज्जर फतेहाबाद तक फैल गई। यहाँ तक कि रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। देखते देखते पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक में लोग एक आवाज में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हत्यारों को पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहले पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल पुथल हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो, पर हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे। लोग कहने लगे, इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। अगर यह यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखी गई? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। परिवार का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे। सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। रिपोर्ट आई, बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रहे हैं, हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने जैसी है। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि यह घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बतलाया गया। गांव वाले यह मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद जब मामला लगातार बढ़ता चला गया तो 18 अगस्त 2025 दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इससे एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने नहर के आसपास का पूरा इलाका, जहां से बॉडी मिली थी, हर जगह पड़ताल हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कहा जा रहा था कि पुलिस कुछ सबूत छुपाने की कोशिश कर रही है। आगे आप जो देखेंगे वह आपको चौंकाने वाला है। क्या भिवानी की पुलिस तमाम कोशिशों की बावजूद खाली हाथ थी, या उसको ऐसे पुख्ता सबूत मिल गए थे जिनसे कातिल तक पहुंचा जा सके? क्या पुलिस कोई बड़ा रहस्य छिपा रही थी? क्या पुलिस को ऐसा कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा जिससे हथियारों तक पहुंचा जाता? आपको सब कुछ बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ। पत्र में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी गलत नहीं थी और ना ही मैंने कुछ गलत काम किया। मैं बीएससी नर्सिंग कर अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने आपको कभी दुख दिया तो माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला पोसा है। प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन यह पत्र असली है या नकली, इस पर भी सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि अगर सचमुच मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखा था तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखा, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इस मामले को कहीं पलटने या शांत करने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और अचानक 5 दिन बाद यह पत्र कहां से आ गया? अगर पहले मिला था तो पुलिस ने शुरुआत में ही खुलासा क्यों नहीं किया? इसके अलावा मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 को बॉडी मिली। सवाल यह भी है कि अगर शव 2 दिन तक खेत में पड़ा रहा तो उस दौरान किसी की नजर उस पत्र पर क्यों नहीं पड़ी, जबकि वह जगह एक आम रास्ता है और वहां से बहुत लोग आते जाते हैं। शव पर गले में गहरे जख्म के निशान भी मिले। इस बीच इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ और कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अगर यह पत्र शुरू से पुलिस के पास था तो उन्होंने शुरू से ही सार्वजनिक क्यों नहीं किया? 4 दिन से मामला राजनीतिक रंग ले रहा था। विपक्ष के नेता धरने पर बैठ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यह साफ क्यों नहीं किया कि परिवार और जनता की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। आगे देखना होगा कि जांच में क्या सामने आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीबीआई मनीषा को न्याय दिलाएगी या सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा हरियाणा पुलिस ने किया? वैसे लोगों का कहना है कि मनीषा हत्याकांड में बड़े घरानों के लड़कों का हाथ है।
लेकिन पुलिस जानकर यह बात छिपा रही है। हरियाणा के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को कहा है जिन लोगों ने मनीषा को अचानक लापता होने के बाद धरना प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे। हालांकि प्रदेश के डीजीपी ने मनीषा को न्याय दिलाने वाले लोगों को अराजक तत्व से नवाजा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप दिल से मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।